बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात शुरू करते हैं हम। चैप्टर नंबर 3 बेटा हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 3 इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, और कल की क्लास में हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और आखिर में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। अब उसी डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर और लोगों ने भी जब वर्क किया, तो अब हम एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे। आज के जो टॉपिक्स है उसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, मीन पॉजिटिव रेस, न्यूट्रॉन एंड रेडियो एक्टिविटी, ये 3 टॉपिक्स हैं। ओके, पेज नंबर 78 मैंने कल आपको एक टास्क दिया था रीडिंग का, कि पेज नंबर 78 पे आपको टॉपिक दिया हुआ है पॉजिटिव रेस, कैनाल रेस, प्रोटॉन, और मैंने कहा था उसको पढ़िएगा, और कुछ 2 क्लिप्स मेरे ख्याल वीडियो के शेयर किए थे आपसे, और अगर आपने रीड किया हो और उन वीडियोस को वॉच किया हो तो उम्मीद तो है कि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये भी जो टॉपिक है 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। बहरहाल हम मजीद बात करते हैं। देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड को अगर हम चेंज करते हैं ना, कैथोड में से रेस निकल रही थी, कैथोड को अगर हम चेंज करते हैं, मीन उसको कॉनकेव कर देते हैं, उसका मटेरियल चेंज कर देते हैं, एल्यूमिनियम की जगह कॉपर ले लेते हैं, रेस की नेचर चेंज नहीं हो रही थी। तो गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट है, ये जो पॉजिटिव रेस डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट गोल्डस्टीन 1886 में अपने घर में ये वर्क कर रहे हैं। अब कैथोड चाहिए, तो कैथोड के लिए इन्होंने अपने किचन के सिंक में एल्यूमिनियम का जो जाली होती है ना ड्रेन के लिए कवर करने के लिए, वो निकाल के वहां पे हैंग कर दी, क्योंकि कैथोड के साइज से, शेप से कैथोड रेज में कोई चेंज नहीं आ रहा था। तो मैं आपको शो करता हूँ ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हम ये हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बात हो रही है अबाउट 1886। ये साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल किया विद परफोरेटेड कैथोड। इनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कैथोड में अगर होल्स कर दूं तो क्या होगा, नो, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कैथोड के लिए अपने किचन के सिंक की जो जाली है वो लाके हैंग कर दी, उसमें सुराख होते हैं। देखिए, जैसे ये मैं सिंक की बात कर रहा हूँ कि ये इसके अंदर जाली लगी होती है एल्यूमिनियम की, ये लाके उन्होंने कैथोड की जगह लगा दिया, तो अब इसमें तो सुराख होते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड यूज किया जा रहा है वो परफोरेटेड है, उसके अंदर होल्स हुए हुए हैं। ओके, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो इनको एक हैरानकुन ऑब्जर्वेशन सामने आया कि कैथोड रेज तो मूव करती हैं टुवर्ड्स एनोड, नेगेटिव रेज मूव करती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इन्होंने देखा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड की बैक साइड की ये वॉल जो है ना, ये ग्लो कर रही है, कुछ रेडिएशन है जो आके यहाँ स्ट्राइक कर रही है, और ये जो साइड है वॉल की, ये ग्लो कर रही है। तो गोल्डस्टीन observed that while cathode rays were emitting away from cathode rays जो cathode से away move करती towards anode, there were colored rays produced simultaneously। यहाँ पे एक और रेस प्रोड्यूस हो रही हैं उस कैथोड के साथ साथ, which pass through the perforated cathode and cause a glow on the wall opposite to the anode। इस एनोड के ऑपोजिट साइड पे ये कैथोड की बैक साइड जो है, ये एरिया ग्लो हो रहा है। ये इनका ऑब्जर्वेशन था, इन्होंने ये चीज देखी, ऑब्जर्व की। इन रेस जो, अब जो कैथोड की बैक साइड पे जो रेस है ना, जो ग्लो हो रहा है, कुछ रेडिएशन जो स्ट्राइक हो रही है ना, इन रेस को भी थॉमसन ने स्टडी किया और फाइंड आउट किया कि ये भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये जो रेस है इन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट सुन लिया आप लोगों ने ना। ओके,
अब ये जो कैनाल रेज है प्रोड्यूस कैसे होती हैं, मैंने इसका एक वीडियो आपसे कल शेयर किया था, उस पर हम बात करेंगे। दोबारा हम इसको प्ले करते हैं, देखते हैं। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एनिमेशन बना हुआ है कि ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब में एक मिनट, कुछ लोगों को मैं ऐड कर लूं। यस, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, और ये जो सेंट्रल है ना, दैट इज कैथोड। ये परफोरेटेड है, और कैथोड की बैक साइड पे जब ये ऑब्जर्व हो गया था ना, तो फिर और लोगों ने मजीद उसको डिटेल रिसर्च किया। अब बाकायदा कैथोड को परफोरेटेड के बार बार दिख रहे हैं कि जो रेस प्रोड्यूस होंगी वो किस नेचर की हैं। तो इनविजिबल रेस मूव होती हुई नजर नहीं आती। तो ये बैक ऑफ द कैथोड पे हमने एक स्क्रीन लगा दी है। ये रेडिएशन जब स्ट्राइक करेगी तो स्क्रीन को ये ग्लो करेगा, ठीक है। ओके, ये एनोड है और ये हमारा कैथोड परफोरेटेड है। ओके, एनोड कौन सा है? ये लेफ्ट साइड पे जो मौजूद है, और कैथोड ये ब्लैक कलर का रिंग जो नजर आ रहा है आपको। ओके, परफोरेटेड कैथोड। अब ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है ये बिल्कुल एंड पे लगाई हुई है, राइट साइड पे, कि जब रेडिएशन स्ट्राइक होगी तो ये ग्लो करेगा। ये ग्लो जो है ये कैथोड रेस की वजह से है। लेकिन इसके अलावा जो डिफरेंट बात जो नजर आई वो क्या नजर आई, कि कैथोड की बैक साइड से कुछ रेस निकल रही हैं, उन होल्स होने की वजह से, उन सुराखों में से निकल रही हैं, इसलिए इनको कैनाल रेस भी कहते हैं, ठीक है। और जाके स्ट्राइक करती हैं जाके जब फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे, और वो वहां पे ग्लो हो रहा होता है। गोल्डस्टीन ने इन रेस को क्या नाम दिया था? कैनाल रेस। चार्ज इन रेस पे पॉजिटिव है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेस। यूं ये रेस तो डिस्कवर हो गई। अब हम बात करेंगे इन रेस की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। डिस्कवरी तो हो गई है, रेस तो डिस्कवर्ड हो गई। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? आप बुक में देखोगे तो पॉइंट वाइज नहीं दिया हुआ, लेकिन एग्जाम में जब नोट आता है तो आपने इस हेडिंग से प्रॉपर्टीज लिखनी है। पॉइंट नंबर 1, इन रेस का ओरिजिन क्या है, आ कहां से रही है? कैथोड फ्रॉम द सरफेस, कैथोड रेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैथोड। लेकिन ये जो पॉजिटिव रेज है ये कहां से आ रही हैं? शुरू में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो वहां से कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट था। अब हम हकीकत देखते हैं कि ये रेज जो है ये प्रोड्यूस कहां से हो रही हैं। तो दीज रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ गैस। बेटा ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा साथ साथ, इनको आप कॉपी कर लें। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज की हम बात कर रहे हैं। ये रेज प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ गैस। गैस का मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और उस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जब कैथोड रेस मीन इलेक्ट्रॉन आके कोलाइड करता है, तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इट्स बिकम अ पॉजिटिव आयन। गैस मॉलिक्यूल बिकम अ पॉजिटिव आयन। यू कैथोड रेस के मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक होने से मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोनाइज हो रहे हैं। ओके, एक एनिमेशन से शो करता हूं, आप ये देखिएगा। ये कैथोड जो है ग्रीन कलर का नजर आ रहा है आप लोगों को। ये परफोरेट, इसके अंदर 5 होल्स हुए हैं,
ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं स्क्रीन में। और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको एनोड नजर आ रहा होगा। बीच में ये व्हाइट कलर के मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकल के टकराते हैं मॉलिक्यूल से, तो उन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन इन कैथोड रेज के साथ मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स एनोड, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स एनोड, और जब वो कोलाइड करते हैं मॉलिक्यूल से, इनके इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो इन कैथोड रेज के साथ वो भी मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स एनोड। और ये मॉलिक्यूल पहले न्यूट्रल था, अब क्या हो गया, पॉजिटिव आयन हो गया। तो फिर ये मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल मूव करेगा। जब मूव करता है तो होल होने की वजह से ये आयंस जो हैं इन होल में से पास आउट हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं और जाके इस वॉल पे टकराते हैं, और ये एरिया ग्लो कर रहा था। तो इन रेस का ओरिजिन क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स। तो ये रेस डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस। हर गैस के मॉलिक्यूल में एटम डिफरेंट होते हैं। एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, उनका मास डिफरेंट होता है। इसका एविडेंस कहां से आया, इन रेस का जो चार्ज और मास रेशियो जो है वो गैस टू गैस वेरी कर रहा है। हाइड्रोजन का मास सबसे लीस्ट है, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मुख्तलिफ गैसेस हैं। तो इन रेस, ये जो रेस है ये डिपेंड करती हैं गैस मॉलिक्यूल्स पे। ओके, आगे हम बात करते हैं। मैं इसको प्ले कर दूं थोड़ा सा। ये लाइट ग्रीन कलर के पॉजिटिव आयंस जो इन मॉलिक्यूल्स की वजह से बने, और ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कैथोड, और होल्स में से पास आउट हो गए और जाके कोलाइड करते हैं बैक साइड ऑफ द कैथोड, ग्लास टिप पे ना। ओके, पॉइंट नंबर 2 बेटा कॉपी कीजिएगा। ये रेस ट्रैवल कैसे करती हैं, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। These rays travel in a straight line in a direction opposite to cathode. These rays travel in a straight line in a direction opposite to cathode. Okay, point number 3. अगर हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो ये रेस डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, इट मींस दे कैरी आर इलेक्ट्रिकल चार्ज। पॉइंट नंबर 3, थॉमसन ने ये स्टडी किया कि इन रेस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये रेस बेंड कर जाती हैं टुवर्ड नेगेटिव पोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। These rays are deflected by electric as well as magnetic field. ये indicate करता है that they are positively charged particles. अब दोबारा एक एनिमेशन देखिएगा। इस एनिमेशन में हमने डिस्चार्ज ट्यूब के कैथोड के बैक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है। यहाँ देखिएगा ऊपर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और नीचे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो जो जहाँ पे पॉजिटिव या कैनाल रेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हम पास करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से। अगर ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं तो अनडिफ्रैक्टेड रहेंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल तो मूव कर जाएंगे, और अगर पॉजिटिव पार्टिकल तो नेगेटिव टर्मिनल मूव कर जाएंगे, डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। देखिएगा हाइड्रोजन के एटम्स हैं और पॉजिटिव आयन मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट कर जाते हैं टुवर्ड्स, ये रेस डिफ्लेक्ट कर जाती है टुवर्ड्स नेगेटिव पोल। ओके, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया है उनका, वो उनके यहाँ लाइट नहीं है, कोई कोई मसला नहीं बेटा। पावर फेलियर होता है तो आप रिकॉर्ड लेक्चर को लाजमी सुने, तसल्ली सुने, पॉज करके सुने ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, ये हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर लिया, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 4 कि इन रेस का चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज पार्टिकल्स हैं और इनका यूनिट मास भी होगा। चार्ज टू मास रेशियो जो पॉजिटिव रेस का, जो इन पार्टिकल्स का है, ये वेरी करता है विद द नेचर ऑफ गैस। क्योंकि गैस टू गैस मास डिफरेंट होगा मॉलिक्यूल का, एटम्स का, तो इसलिए इन पार्टिकल्स का भी चार्ज टू मास रेशियो जो है वो वेरी कर रहा होगा।
एटम्स बेटा कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर एटम्स आपको कहीं नजर आ रहे हैं तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो फ्री गैस है और वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, वो एनोड पे मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, वो कहीं, वो तो फ्रीली मूव कर रहे हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस मॉलिक्यूल फ्री टू मूव करती है, तो वो अगर एटम है, एटम इज अ न्यूट्रल, तो वो फ्रीली मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो वो एनोड की तरफ नहीं जा रहा। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो वो एनोड की तरफ नहीं जा रहा है। एटम्स कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, एटम्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फ्रीली मूव कर रहा होगा, लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी मूव कर रहा होगा। द चार्ज टू मास रेशियो of positive particles varies with the nature of the gas placed in the discharge tube. सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं, their charge to mass ratio depends on the nature of gas. इन पॉजिटिव पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो गैस की नेचर पे बेस डिपेंड करता है। अब सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जो है वो कहां से हमें हासिल हुआ? द लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। ये जो प्रोटॉन का वर्ड जो है, ये सारी पॉजिटिव रेस के लिए नहीं है। वर्ड प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन मीन फर्स्ट पार्टिकल, यूनिट वैल्यू। इन पॉजिटिव रेस में जो यूनिट वैल्यू है उसको प्रोटॉन कह रहे हैं, और वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लफ्ज यूज हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 5 को लिखिएगा, द लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल obtained from hydrogen gas whose mass is 1836 times that of electron is called proton. ये पॉजिटिव रेस में यूनिट वैल्यू थी, फर्स्ट वैल्यू थी, इसलिए इसको प्रोटॉन का वर्ड दिया गया। अगर कोई और गैस यूज करोगे उसके पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन नहीं कह सकते हैं। सिर्फ ये लफ्ज प्रोटॉन किसके लिए है? पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और ऑर्बिट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। जब कैथोड रेज आके स्ट्राइक करती है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और सिर्फ क्या रह जाता है? सिर्फ न्यूक्लियर प्रोटॉन रह जाता है। इसलिए हाइड्रोजन के पॉजिटिव रेस को, पॉजिटिव पार्टिकल को हमने कहा इट्स अ यूनिट पॉजिटिव वैल्यू, तो इसलिए फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू इसको प्रोटॉन कह रहे हैं। ये था अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। पॉइंट नंबर 4 पे मैं दोबारा बात कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 4, चार्ज टू मास रेशियो। ये पॉजिटिव रेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं इनकी हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम उसका मास 1 होता है। ऑक्सीजन का एटम उसका मास जो है 16 होता है, ऑक्सीजन के एटम का। हाइड्रोजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हाइड्रोजन एटम पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन के एटम पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये दो एटम हो गए दो डिफरेंट गैसेस के। अब हाइड्रोजन के चार्ज, यूनिट चार्ज, पॉजिटिव जो चार्ज है, इसको डिवाइड करोगे मास वैल्यू 1 से, और ऑक्सीजन का जो चार्ज वैल्यू, पॉजिटिव जो चार्ज अमाउंट है, उसके डिवाइड कैसे करोगे? 16 से। अब आप देखो क्या दोनों का रेशियो सेम आएगा? जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था जरा देख लो। जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ द आयन है उसको डिवाइड किया जाएगा उस आयन के मास से। हाइड्रोजन का मास होता है 1, हीलियम का मास कितना होता है? 4, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन आयन डिवाइड बाय मास। तो रेशो देखिए क्या इन सब गैसेस में सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही है? जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था बेटा वो रिप्लाई का है, बाकी तो बात समझ रहे हैं, सही कह रहे हैं, आंसर सही आंसर दे रहे हैं मुझे। क्वेश्चन को दोबारा करना है दोबारा करें, अगर आपके नेक्स्ट पॉइंट कोई है क्वेश्चन में, वरना मुझे रिप्लाई करें कि आप। हाँ बेटा वही प्रॉपर्टीज हैं सिद्रा, वही प्रॉपर्टीज बेटा,
वही प्रॉपर्टीज है, कोई नई चीज नहीं है ना। हम एक पॉइंट, एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ज टू मास रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं ना, चार्ज टू मास रेशियो, तो जब गैस में चेंज करूंगा तो वो जो पॉजिटिव रेस जो डिफरेंट गैस से बनेगी उसकी चार्ज और मास की रेशियो जो निकालूंगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। कैथोड रेज में कांस्टेंट थी, बिकॉज कैथोड रेज आर दी इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव रेज आर नॉट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 को आपने गौर से नहीं पढ़ा। पॉइंट नंबर 1 क्या है? दीज रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ गैस। अब गैसेस देखिए, हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस, उसके एटम का मास 1 है। हीलियम गैस के मास कितना होता है? 4 होता है। नाइट्रोजन गैस के एटम का मास कितना होता है? 14 होता है। जब गैसेस के एटम डिफरेंट मास रखते हैं तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं इनका चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट आ रहा होगा। तो ये पॉइंट नंबर 4 था। ये चार्ज टू मास रेशियो E अपॉन m फॉर पॉजिटिव पार्टिकल्स वेरीज विद द नेचर ऑफ द गैस। जो डिस्चार्ज में गैस प्लेस करोगे उसकी नेचर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा होगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगर आप बुक सामने रखते हो तो वो है रेडियो एक्टिविटी। मैं इसको बाद में लूंगा, मैं इसके आगे मूव कर जाऊंगा। पेज नंबर 81, बुक खोलिएगा, पेज नंबर 81, चैडविक एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हम अब इस पे बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। इस टॉपिक को जो की पॉइंट है वो क्या है? की पॉइंट नोट कीजिएगा। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है, न्यूट्रॉन was discovered by Chadwick. कब? In 1932. How? By artificial radioactivity. It's R. Radioactivity. न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड करने वाला कौन है? बुक के अंदर इसकी डेप्थ या डिटेल नहीं दी हुई है। न्यूट्रॉन बहुत बाद में डिस्कवर हुआ ये कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए तो एटम का नीडफुल होना प्रूव हो गया, क्योंकि एटम तो नीडफुल होते हैं। अब एटम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल डिस्कवर हुआ तो पॉजिटिव तो होना चाहिए था, वो भी डिस्कवर हो गया 1886 के अंदर। पॉजिटिव पार्टिकल डिस्कवर हो गया। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो 1902 में है, रदरफोर्ड ने की है। ये हमने गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था। ओके, एटम तो नीडफुल हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो रदरफोर्ड भी कह रहा है और बार बार कह रहे हैं कि इन पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सम से एटॉमिक मास नहीं बन रहा है, एटम कंप्लीट नहीं हो रहा है, एटम के अंदर कुछ और मास की कमी है, वो कहाँ है? तो रदरफोर्ड ने कहा था एक न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए। उस न्यूट्रल से ये वर्ड न्यूट्रॉन ड्राइव हुआ है, लेकिन न्यूट्रॉन का वर्ड चैडविक ने दिया है अपने इन पार्टिकल्स को। लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है कि एटम में कोई न्यूट्रल पार्टिकल होता है। उसकी जरूरत महसूस हो रही है लेकिन डिस्कवरी नहीं हुई है। 1932 में, ये बहुत बात की बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया और न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं था। जरूरत महसूस हो रही है लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। ओके, अब की पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो टॉपिक को समझने के लिए हैं, उनको साथ साथ कॉपी करेंगे आप, ठीक है? हम बात कर रहे हैं 1932। इन 1932 सर जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, और ये वो साइंटिस्ट है, जेम्स चैडविक। ऑनलाइन क्लासेस का एक बेनिफिट ये है कि आपका विजन जो है वो ज्यादा क्लियर होता है।
टॉपिक के लिए, क्योंकि हम जब क्लास में होते हैं तो फिर ऐसी प्रेजेंटेशंस नहीं होती हैं, हम बस सुन रहे होते हैं और ख्याल में सोच रहे होते हैं कि हाँ ऐसा होगा, उसने ऐसा किया होगा और वो साइंटिस्ट होगा। ओके, अब आपको पहचान होगी ये वो शख्स है। इन्होंने किया क्या था, एक्सपेरिमेंट क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट बेरिलियम को एज अ टारगेट लिया और उस पर रेडिएटिविटी में से इमिट होने वाली रेज में अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया। इससे पहले रदरफोर्ड ये काम कर चुका है, आपको मालूम है ना। आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट याद होगा, 9th में पढ़ा होगा आपने कि गोल्ड फॉइल पे रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करके एक एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, एक एटॉमिक मॉडल सामने लेके आया था कि एटम का सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। तो यही काम जेम्स चैडविक, गोल्ड फॉइल की जगह एलिमेंट इसने यूज किया बेरिलियम, और उस पे एक हैवी पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया। जैसे ये देखिएगा कि ये हमारा सोर्स है रेडिएटिव एलिमेंट का। ये हमारा सोर्स है, एक ब्लॉक है जिसके अंदर रेडिएटिव एलिमेंट मौजूद है और इस होल में से रेडिएशन बाहर आ रही है। और फ्रंट पे हमने टारगेट एलिमेंट जो बेरिलियम को रखा। अल्फा पार्टिकल इज अ हैवी चार्ज पार्टिकल जो आगे टकराता है। अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल वो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का मिलकर बना होता है। तो इसका मास कितना होता है, 4 AMU इसका मास अल्फा पार्टिकल का होता है। और इसका चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का डबल होता है, 2 पॉजिटिव होता है। ये पार्टिकल आके बेरिलियम में स्ट्राइक होता है तो ये पार्टिकल बाहर नहीं निकल रहा। बाहर निकलने वाले पार्टिकल्स कौन से हैं, जिनका मास 1 है, इसका क्वार्टर, जो टकरा रहा है उससे उसका मास कितना है, उसका क्वार्टर है, 1/4 1। और न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जेम्स चैडविक ने ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम में स्ट्राइक होते हैं तो उससे बेरिलियम से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। तो ये एक नया पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हो रहा है। अब इस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या है, ओके, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं। व्हेन दीस अल्फा पार्टिकल्स हिट बेरिलियम, some particles were knocked out from beryllium atoms, कुछ पार्टिकल बेरिलियम एटम से बाहर निकले, क्योंकि बेरिलियम एक मेटल है और मेटल जो है एटॉमिक क्रिस्टल है, वो कंपोज किस पे होता है, एटम्स पे। तो अल्फा पार्टिकल एटम पे टकराता है तो एटम बाहर नहीं आ रहा, बल्कि एटम में से कोई न्यूट्रल पार्टिकल बाहर आ रहा है। ये इसका कंक्लूजन है। और ये जो पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, बेरिलियम हैड नो चार्ज, बेरिलियम में से निकलने वाले पार्टिकल्स हैड नो चार्ज। इसने ये ऑब्जर्व किया कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स में कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है, नो चार्ज का मतलब क्या है, ना तो ये प्रोटॉन है ना ये इलेक्ट्रॉन है। गोल्डस्टीन में पॉजिटिव पार्टिकल बाहर निकाले थे हमने एटम में से, और विलियम क्रुक्स के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स निकले थे। इसका मतलब ये डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, उनसे डिफरेंट है पार्टिकल्स। ओके, तो इसकी जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि बेरिलियम में से जो पार्टिकल निकल रहे हैं, जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन या जो की पॉइंट इसने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में, कि बेरिलियम बेरिलियम में से निकलने वाले पार्टिकल्स जो है वो क्या है, चार्जलेस है, न्यूट्रल है। ये बेटा इक्वेशन याद करनी है, ये इक्वेशन अलग से भी एग्जाम में कंप्लीट करने के लिए आ जाती है। ये इस इक्वेशन को कॉपी करेंगे। ये कौन है, ये अल्फा पार्टिकल है, इट्स नॉट अ हीलियम एटम। ये कौन है, अल्फा, अल्फा को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर कितना है, 4 है। ये जाके स्ट्राइक किस पे हो रहा है, बेरिलियम के एटम पे, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर कितना है, 9। ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के न्यूक्लियस में जाके मर्ज हो जाता है। तो
2 + 4 एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, और 4 + 9 कितना होता है 13, लेकिन ये मास कितना बन रहा है 12, और 1 न्यूट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहा है। ये 6 एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का है तो ये कार्बन है, इसको आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी कहा कि न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन को बाहर निकाला। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी क्या होता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है कि एटम अनस्टेबल होने की वजह से खुद ब खुद अपने अंदर से न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं, वो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी है। मैंने यहाँ कहा था लफ्ज आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, कि आपने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करके दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ये इक्वेशन बेटा याद रखनी है, एग्जाम में यूं आ सकता है, जैसे मैं दोबारा लिख देता हूं उसको कि क्या कैसा होगा। अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहा है बेरिलियम से, और ये बताइए कि एक्स कौन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है। तो यूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है कि आपको इस एक्स को पहचानना क्या है। और बात जगह ऐसा होता है कि आपको इक्वेशन के अंदर पूरी इक्वेशन गिवन है और ये मिसिंग हो जाए या ये मिसिंग हो जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो इसलिए इस इक्वेशन को समझना है। अल्फा पार्टिकल्स का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 4 है, तो जब न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। 6 वाला एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कार्बन, हर एलिमेंट की पहचान शिनाख्त उसका एटॉमिक नंबर है। मास नंबर वेरी कर जाता है, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट रहता है हर एलिमेंट का। और 4 + 9 कितना हो रहा है 13, तो 12 कार्बन के अंदर मास है और 1 इमिट हो गया, बाहर हो गया, वो न्यूट्रॉन था। तो बुक में ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को याद करना होगा। ओके अब अगली बात क्या है, ओके न्यूट्रल पार्टिकल तो डिस्कवर हो गया, ये न्यूट्रल है, ये तो कंफर्म हो गया कि इन पार्टिकल चार्ज नहीं है। अब सवाल ये है कि इनका साइज क्या है, साइज क्या है। इलेक्ट्रॉन जितना है प्रोटॉन जितना है, प्रोटॉन से बड़ा है, इलेक्ट्रॉन से छोटा है, साइज क्या है। इसके लिए इन्होंने फर्दर आगे जो वर्क किया है, ये हमारे सिलेबस में बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन बेहतर है कि आप इस बात को भी सुन लीजिए। एंड टू फाइंड द साइज ऑफ पार्टिकल, चैडविक नाउ प्लेस्ड पैराफिन, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है पैराफिन, वैक्स, इन पार्टिकल के सामने अब वैक्स को प्लेस कर दिया। अब ये एक्सपेरिमेंट यूं हो रहा है, दोबारा देखिएगा एक्सपेरिमेंट। ये हमारी सोर्स है जिससे अल्फा पार्टिकल इमिट होगा। सपोज हमने यूरेनियम लिया हुआ इसमें और अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, वो जाके टकराते हैं बेरिलियम में, वहां से निकलते हैं न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन के आगे पैराफिन को रख दिया, जब न्यूट्रॉन जाके स्ट्राइक होते हैं पैराफिन में, तो वहां से वो नॉकआउट करते हैं प्रोटॉन्स को, पॉजिटिव पार्टिकल्स को। तो न्यूट्रॉन ने अपने जैसे पार्टिकल को टकराकर बाहर निकाल दिया, न्यूट्रॉन ने। इससे हमें मालूम हो रहा है कि इनका साइज जो है, क्या डिस्कवर किया इन्होंने, that when paraffin gets hit by chargeless particle, proton were shot out from paraffin. ये एक फिगर में शो कर रहा हूं, ये प्रोटॉन जो पैराफिन में था, न्यूट्रॉन आगे टकराया उस न्यूक्लियस में, तो उस न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को उसने नॉकआउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। So to shoot out protons with such a high speed, these chargeless particles also must be the same size as proton. ये इसका कंक्लूजन है। तो अब ये उसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो चार्जलेस पार्टिकल, जो न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर हुए हैं, हैविंग द सेम साइज ऑफ प्रोटॉन, और इसने इनको नाम दिया न्यूट्रॉन्स का। अब एटम के न्यूक्लियस की कंपोजिशन पूरी हो गई है कि उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन्स, और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन।
ये बेरिलियम का एटम ही मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जिसके अंदर 5 न्यूट्रॉन्स हैं और 4 जो है प्रोटॉन है। ओके, ये था चैडविक एक्सपेरिमेंट। तो फंडामेंटल पार्टिकल 3 की हमने यहाँ पे डिस्कवरी को डिस्कस किया। पहले क्रुक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। और 1932 में चैडविक ने एक्सपेरिमेंट के जरिए न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिया। अब इस पेज 81 में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जो आपको याद करनी है। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक तो इनका चार्ज याद करना है, चार्ज वैल्यू। एक्सपेरिमेंट कॉपी करना है। आप किसकी बात करनी है? चैडविक एक्सपेरिमेंट को? नहीं बेटा, उसको आपने समझ लिया था, तो फिर आपने उसकी लर्निंग या तो बुक से करनी है या नोट से करनी है, जहां से आपको इजी लगे। और चैडविक एक्सपेरिमेंट का जो की पॉइंट लिखवाया था वो क्या लिखवाया था मैंने, कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932 बाय आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। और 2 पॉइंट्स जो है वो याद रखने थे, कि न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड देयर साइज इज सेम ऑफ प्रोटॉन। ये 2 बातें बस याद रखनी थी। मैं जरा बैक कर देता हूँ। ये लास्ट में जो कंक्लूजन है ना, इसको या तो कॉपी कर लो। He conclude that neutron are chargeless, mean neutral, and have the same mass as proton, और न्यूट्रॉन स्टे विद प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ये वाली लास्ट जो लाइन है, इसको आप कॉपी कर सकते हो, कर लें कॉपी। कॉपी कर ले तो मुझे डन बता दें, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ओके बेटा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ एक टेबल वैल्यूज है, बुक सामने रख लो, बुक देख लो या तो ना, बुक में ये वैल्यूज दी हुई, इनकी लर्निंग करनी है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपको आपको याद है कि हमने कैथोड रेस का सॉरी E अपॉन m रेशियो निकाला था, और वो क्या आंसर आया था, 1.76 10 रेज टू पावर 8 कूलम्स पर ग्राम। अब ये वैल्यूज लीजिए, ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का मास। जब डिवाइड करके बताओ क्या ये आंसर आ रहा है, जल्दी से चेक करके बताओ। अगर 2 स्टूडेंट ने भी ये कह दिया कि ये आंसर आ रहा है, तो फिर मैं आगे मूव कर जाऊंगा, आप चेक कर लीजिए। हमने E अपॉन m रेशियो जो निकाला था ना, जे थॉमसन ने जो फाइंड आउट कैसे किया था, वो एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में नहीं था, हमें डायरेक्ट वैल्यू लिख दी थी वहां पे। पॉइंट नंबर 10 कल मैंने प्रॉपर्टी जो लिखवाया था आपको, कि कैथोड रेस किसी भी इलेक्ट्रोड से निकले, उनका चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का हो तो मास कांस्टेंट होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा, इसलिए रेशियो भी कांस्टेंट रहेगी। यस, यही आंसर आ रहा है, चेक कर लें इसको। ओके ओके ओके, 10⁻11 आ रहा है, यस, सही सही सही। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट बैठा, सुने मेरी बात। 10⁻11, ये 11 क्यों आ रहा है, कि देखिए मैंने यहाँ यूनिट में ग्राम का है, ग्राम। मेरी बात सुने अब जरा ना, मैं ग्राम ये ना, और हम मास किस में ले रहे हैं, हम किलोग्राम्स में ले रहे हैं। अब जरा इसको सही कर ले, ग्राम मास ग्राम में लेना है। 9.11 10 रेज्ड पावर -28 ग्राम्स ना, मास यहाँ तो किलोग्राम में गिवन दिया हुआ ना। ओके गुड, अच्छा हुआ ना आपने चेक कर लिया इसको। अब देखिएगा आपका आंसर वही आ रहा होगा।
सिद्धराज जावीरिया, मतलब आप सब देखें कि आपका आंसर देखें अब क्या आ रहा होगा। 10⁻28 ग्राम में वैल्यू होगी। हो गया, कैलकुलेट हो गया। यस, ये आंसर आ रहा है 1.7, राउंड ऑफ कर दिया, 76 कर देंगे। 1.758 जो आ रहा है ना, उसको राउंड ऑफ कर दिया 1.76, 10⁻8 कूलम्स पर ग्राम। ओके, सबने चेक कर लिया ना इसको? ओके। चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये एएमयू की वैल्यूज भी हैं, टेबल वैल्यूज हैं, कोशिश कीजिएगा ये याद हो जाए आपको, ठीक है। बुक में दी हुई है, पेज 81 के बिल्कुल बॉटम में दिए हुए हैं, ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो है रेडियो एक्टिविटी। इसमें शॉर्ट नोट भी आता है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना है, इसकी हिस्ट्री है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इन रेस की प्रॉपर्टीज है। आपको सही सेम नहीं आ रहा तो बेटा आप दोबारा ट्राई कीजिएगा उसको ना, आप कैलकुलेटर को दोबारा देखिएगा, उसमें ही आपको मिस्टेक कर रहे होंगे। क्या वैल्यू लिखनी थी? 1.602 10 raised power minus 19 डिवाइड बाय 9.11 10 raised power minus 28। जब आप डिवाइड करोगे 1.602 को 9.11 से, तो देखो क्या आंसर आएगा। मैं इसको यूं समझा देता हूं आपको कि 1.602 डिवाइड बाय 9.11, ये आंसर आ रहा है 0.1758 को राउंड ऑफ करके 6 कर दिया, इंटू 10 रेज्ड पावर 28 माइनस 19 करूंगा तो होगा 0.176 इंटू 10 रेज्ड पावर 9 होगा। 1.76 इंटू 10 रेज्ड पावर क्या हो जाएगा? 8 कूलम्स पर ग्राम। मैंने आपको करके दिखा भी दिया इसको, ठीक है, जो कि इतना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। जिनका बेटा सेम नहीं आ रहा, अब ये देख लीजिए, मेरी कैलकुलेशन देख लीजिए, फिर मुझे बताइए ना। ये कोई इतना बड़ी मुश्किल चीज नहीं थी, आपको कर लेना चाहिए था इसको। अब देखिए मैंने सॉल्व किया यहाँ पे ना, अब ये देखिए, इसको चेक कीजिए, ठीक है ना बेटा। कैलकुलेटर को हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट को वहां यूज करना आना चाहिए, ट्राई करें, कंफर्म था होना था। ये जहाँ मिस्टेक थी ना, वो किलोग्राम की वैल्यू थी तो डिफरेंट आ रहा था। वो तो अच्छा किया हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये आप वहां दोबारा लेक्चर लास्ट देखिएगा, मैंने ई अपॉन एम रेशियो दिखाई है, वो ये है कूलम्स पर ग्राम। ओके, अब सही आ रहा होगा। नूर जल्दी से रिप्लाई करो, आपको वेट कर रहा हूँ। ओके बेटा, यस। देखिए अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक नया फिनोमेना की बात कर रहा हूँ, रेडियो एक्टिविटी की। इस रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक के अंदर हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है, और ये पढ़ा जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इसलिए पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे इसको, कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो रेडियोएक्टिव फिनोमेना ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि वाकई हकीकत में एटम जो है उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं।
अभी रुके, मैं इसको आंसर करता हूँ जरा आपकी बात को ना, मेरी बात सुने, जो मैं बात कर रहा हूँ उसको सुने, फिर आपके इस क्वेश्चन को मैं आंसर कर दूंगा साथ उसी के अंदर, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना की बात कर रहे हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में जब लो प्रेशर करते हैं तो रेज प्रोड्यूस होती हैं, चाहे वो कैथोड रेज हो या पॉजिटिव रेज हो। यहाँ पे रेडिएटिव का फिनोमेना जो है ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि एटम में से रेज खुद ब खुद बाहर आ रही हैं। अभी एक साइंटिस्ट है जिसने इस फिनोमेना को एक्सीडेंटली तौर पे डिस्कवर कर लिया था, हेनरी बेकलर, 1896। बुक में डेट नहीं दी हुई, नोट्स में अगर 95 है तो उसकी करेक्शन करके 96 कर लीजिएगा, बुक में डेट मौजूद नहीं है, ठीक है। In 1896, Henry Becquerel has observed that the salt of uranium, the mineral of uranium, uranium एक एलिमेंट है, उसके मिनरल का नाम है पिच ब्लेंड। उसका जो मिनरल जो सॉल्ट है उसका नाम क्या है, पिच ब्लेंड। emits a particular type of radiation। एक्सीडेंटली तौर पे इस साइंटिस्ट ने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया, लेकिन ये इसके बारे में डिटेल नहीं जानता है। डिटेल स्टडी जो किया है वो इनके स्टूडेंट्स ने किया है, और वेल नोन नेम आप जानते हैं, मैरी क्यूरी, रेडियोएक्टिविटी में एक बहुत बड़ा नाम है। ओके, अब एक्सीडेंट तो आप कैसे डिस्कवर कर लिया, सिर्फ सुनने वाली बात ही है, उसको सुन लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। 1896 के दौरान जब ये काम कर रहे हैं उस वक्त एक्स रेज डिस्कवर हो चुकी थी। रोजन रेज या एक्स रेज की मैं बात कर रहा हूं, एक्स रेज, एक्स रेज। और एक्स रेज की प्रॉपर्टीज ये हैं, एक्स रेज जो है, फोटोग्राफिक प्लेट जो है, फोटोग्राफिक प्लेट, उस पर अगर स्ट्राइक करें तो उसको फॉग करती हैं। तो हम इस फोटोग्राफिक प्लेट को कवर्ड करते हैं किससे, ब्लैक पेपर से, ब्लैक पेपर से। और अगर हम एक्सरेज पास करें तब भी फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो जाएगी, फॉग्ड हो जाएगी। तो एक्सरेज में ये प्रॉपर्टी है कि वो पेनिट्रेट कर जाती है ब्लैक पेपर में से, लाइट नहीं करती है, सनलाइट नहीं करती है। एक्सरेज कर जाती है, सनलाइट नहीं करती है। हेनरी बेकलर जो है ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद फिर डार्क में उसको इमिट करते हैं, ग्लो करते हैं, नाइट में ग्लो करते हैं। इस फिनोमेना को ये स्टडी कर रहे हैं कि कुछ मिनरल ऐसे हैं, जैसे हम सपोज करते हैं ये हमारा मिनरल है, और इसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये जब डे में लाइट एब्जॉर्ब करता है और नाइट में या शेडो में ले जाए तो ये ग्लो करता है। तो इसमें से जो निकलने वाली जो रेज हैं, जो लाइट है, ग्लो जो कर रहे हैं, उनको जब पास किया ब्लैक पेपर में से, और उसके बैक पे फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है, तो फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। ये इसको स्टडी कर रहे हैं। फोटोग्राफिक प्लेट फॉग्ड होती है सनलाइट डायरेक्ट लगने से, ब्लैक पेपर कर दें सनलाइट उसको इफेक्ट नहीं करती है, एक्सरेज डायरेक्ट भी करती हैं, ब्लैक पेपर के रखने पे भी करती हैं। और ये जो फिनोमेना स्टडी कर रहे हैं कि इस मिनरल में से लाइट निकलती है, ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और नाइट में इसको रिलीज करता है। तो ये जो लाइट्स हैं ये इस ब्लैक पेपर कवर करने की वजह से फोटोग्राफिक प्लेट को फॉग नहीं कर रही हैं। अब उन्होंने एक्सीडेंटली तौर पे उस मिनरल की जगह एक मिनरल यूरेनियम जो है वो प्लेस कर दिया। ये हमारी फोटोग्राफिक प्लेट है, कवर्ड कर दी गई ब्लैक पेपर से, और इसके ऊपर ये मिनरल रख दिया यूरेनियम, और इसको अपनी ड्रॉज में रख दिया कि चलो ठीक, कल आके एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। वो यूरेनियम को रखकर स्टडी नहीं कर रहे हैं, इत्तेफाक से मतलब उसको वहां रख दिया ड्रॉज के अंदर। फोटोग्राफिक प्लेट कवर्ड थी और यूरेनियम का सॉल्ट भी था, वो लाके उसमें ड्रॉज में उसके साथ मिला के रख दिया।
2 दिन बाद जब इनको आना हुआ, वेदर जरा क्या नाम है रेडी था, क्लाउड्स थे, सनलाइट नहीं थी। 2 दिन बाद आके ड्रॉस खोली, फोटोग्राफिक प्लेट्स और ये जो कवर्ड विद ब्लैक पेपर है, इनको इस्तेमाल करने के लिए निकाला, तो वह हैरान रह गया कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इस मिनरल यूरेनियम का जो है वो इमेज आया हुआ है। तो इस यूरेनियम में से रेज निकल रही हैं, खुद ब खुद रेज निकल रही हैं। एक्स रेज, बेटा एक्स रेज जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस होती हैं। एक्स रेज, कैथोड रेज, पॉजिटिव रेज डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस होती हैं एट अ स्पेसिफिक कंडीशन। कि प्रेशर बहुत कम करोगे, हाई वोल्टेज की बैटरी यूज करोगे। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। आपने तो एक मिनरल रखा और उसमें क्या कर दिया, फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक पेपर के ऊपर से भी फॉग कर दिया। ये इसकी थोड़ी सी पस मंजर कह लें आप इसको, हिस्ट्री थी। ओके, आइए हम बात को बढ़ाते हैं। Henry Becquerel in 1896 observed that these radiations can affect the photographic plate in the dark and be able to penetrate opaque substance। ये दो चीजें जो इन्होंने ऑब्जर्व की हैं कि इन रेस की दो खासियत हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को डार्क में भी फॉग कर देती हैं और ये पेनिट्रेट हो जाती हैं ओपेक सब्सटेंस से भी। इन्होंने इन रेस को नाम दिया है, इन्होंने असल में नाम नहीं दिया था, ये नाम असल में मैरी क्यूरी ने दिया है, रेडियोएक्टिव। रेडियोएक्टिविटी का लफ्ज जो है ये मैरी क्यूरी ने यूज किया है। ओके, अब ये मिलके काम कर रहे थे क्योंकि इन्होंने नोबेल प्राइज जो है मैरी क्यूरी के साथ शेयर किया है, मतलब इन्होंने मिलके लिया है। 3 लोगों ने नोबेल प्राइज लिया था ऑन रेडियोएक्टिविटी। एक ये हेनरी बैकलर है, दूसरा मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड। इन रेस की दो मेन प्रॉपर्टीज जो ऊपर भी लिखी हुई हैं, अब इनको नोट डाउन कर लें। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स इवन इन डार्क। इन रेडिएशन को, ये रेडिएशन क्या है? अभी रेडिएशन डिस्कवर हुई है, लेकिन रेडिएशन क्या है अभी ये डिफाइन नहीं हुआ है। इन रेडिएशन की जो पहली खासियत है वो क्या है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स, जो एक्सीडेंटली तौर पे इन्होंने डिस्कवर कर ली थी। सेकंड क्या था? तो फर्स्ट का ये शो किया जा रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट पे ये रेज स्ट्राइक हो रही है, 3 टाइप्स ऑफ रेज है और ये फोटोग्राफिक प्लेट पे स्ट्राइक होती है, उसको फॉग करती है। द सेकंड प्रॉपर्टी दैट इट कैन पेनिट्रेट थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट पास नहीं होती है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ये रेज उसमें पेनिट्रेट कर जाती हैं। ये दो प्रॉपर्टीज, इसको कॉपी कर लो। अब इसमें लर्निंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फोटो, ये रेडियोएक्टिविटी का फिनोमेना डिफाइन करने वाला, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड करने वाला साइंटिस्ट कौन है? हेनरी बेकलर। और ईयर है 1896। बाज एडिशन में 1895 भी दिया हुआ है, लेकिन 1896 को आप नोट डाउन करें। इन रेस को, जो इनविजिबल रेस हैं, जो किसी भी मिनरल में से खुद ब खुद बाहर आ रही हैं, उनकी दो खासियत हैं। एक तो ये है कि वो डार्क में भी फोटोग्राफिक प्लेट को फॉग करती हैं, और दूसरा जो है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये ओपेक बॉडी है और रेडिएटिव रेज है, तो इनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, ये स्टॉप नहीं होती हैं, ये गुजर जाती हैं। हाँ, उनकी पेनिट्रेशन पावर रेस में डिफरेंट है, तो जरा प्रॉपर्टीज में बात करेंगे। अब बेटा ये डेफिनेशन को कॉपी करें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी? दिस स्पॉन्टेनियस इमिशन, कैथोड रेस स्पॉन्टेनियसली इमिट नहीं हो रही थी, वो लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज ऑफ बैटरी की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी। ये रेस जो है क्या है? दिस स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनविजिबल रेस फ्रॉम अ अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ अ सब्सटेंस। असल में वो जो सब्सटेंस है, वो एलिमेंट है, उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं।
तो अनस्टेबल न्यूक्लियस में से इनविजिबल रेस निकलने वाले एलिमेंट को कहते हैं रेडिएटिव एलिमेंट एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से वो तमाम जो लेड के बाद आते हैं जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 82 है, वो नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। वो नेचुरल रेडिएटिव एलिमेंट्स हैं। अभी कॉपी को वर्क को रुको और मेरी बात सुनो। ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर इनकी रेशो बराबर है तो ये स्टेबल न्यूक्लियस होता है। स्टेबल न्यूक्लियस होता है। अब जैसे इस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और अगर एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस कहलाता है। इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स जो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को यूनाइट करने वाली है वो वीक पड़ जाती है, इसलिए न्यूक्लियस ब्रेकअप होता है, ब्रस्ट होता है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई का कॉज क्या है? इसका कॉज क्या है? एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन की तादाद न्यूक्लियस में प्रोटॉन से ज्यादा है तो वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा। और उस न्यूक्लियस में से ये रेडिएशन में ये पार्टिकल्स बाहर आते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करे अपनी अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये पार्टिकल्स बाहर निकल रहे होते हैं उसके। अब वो पार्टिकल्स कौन से निकल रहे होते हैं? अल्फा पार्टिकल निकलता है, बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं और गामा रेज निकलती हैं। तो डेफिनेशन क्या है? अब कॉपी कर सकते हैं, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इनविजिबल रेज फ्रॉम an unstable nuclei of a substance is called radioactive element. Radioactive element, and the phenomena is called radioactivity. जैसे यूरेनियम एक रेडिएटिव एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में वो तमाम एलिमेंट्स जो लेड के बाद आते हैं वो सब के सब नेचुरल रेडिएटिव एलिमेंट्स हैं। डेफिनेटली कॉपी करके मुझे डन का मैसेज करें, रिप्लाई करें, तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करता हूं आपसे। यस, डेफिनेटली कॉपी कर लिया आप लोगों ने ना? ओके ओके, ये डेफिनेशन है। या कोई एक्सपेरिमेंट को आपने एक्सप्लेन नहीं करना एग्जाम में। अब एक और एक्स्ट्रा नोट पे बात कर रहा हूं कि ये वेल नोन नेम है। हम रेडिएटिविटी का फिनोमेना पढ़ किस लिए रहे हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की कंफर्मेशन के लिए कि हकीकत में एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब एक एलिमेंट है, एलिमेंट कंपोज होता है एटम से। अब उस एटम में से कुछ रेज बाहर आ रही हैं, कुछ पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, तो ये कंफर्म कर देता है वाकई एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि उनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इस कंफर्मेशन के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं रेडियोएक्टिविटी में। अब ये एक नाम है मैरी क्यूरी। इनके ये जो क्या नाम है की पॉइंट्स, इनको जरा नोट डाउन करेंगे आप कि इन्होंने दो एलिमेंट डिस्कवर किए हैं। वो जो यूरेनियम था ना, पिच ब्लेंड, उनमें से इन्होंने प्लूनियम को और रेडियम को अलग किया है। ठीक है, मैरी क्यूरी आइसोलेटेड प्लूनियम एंड रेडियम फ्रॉम पिच ब्लेंड। कब किया? इन 1898 में। और ये हेनरी बेकलर की स्टूडेंट है। और ये कौन है? ये वो फर्स्ट पर्सन है एंड ओनली वुमन टू विन द नोबेल प्राइज ट्वाइस। पहला नोबेल प्राइज 1903 में ये तीनों ने शेयर किया था। तीनों ने, कौन कौन? हेनरी बेकलर, इनके हस्बैंड ने, और इन्होंने। ये फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑन रेडियोएक्टिविटी फॉर फिजिक्स इन 1903, और सेकंड नोबेल प्राइज इनको 1911 में मिला था। और द डिस्कवरी ऑफ क्या नाम है ये जो एलिमेंट्स हैं प्लोनियम एंड रेडियम।
ठीक है, ये एक्स्ट्रा नोट है, इनका नाम जरा हमें मालूम होना चाहिए। ओके, अब टाइप्स ऑफ रेडिएशन। रेस तो प्रोड्यूस हो रही है इन एलिमेंट में से, ये रेस कितनी टाइप्स की हैं? जब ये फिनोमेना सामने आया तो बहुत से लोगों ने, बहुत से साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया, उनमें वेल नोन नेम रदरफोर्ड। रेस 3 टाइप्स की होती हैं, ये फाइंड आउट करने वाला, ये इन्वेस्टिगेट करने वाला रदरफोर्ड है। In 1902, Rutherford find out that these radioactive radiations are of 3 types. ठीक है, कि रेस कितनी किस्म की है? 3 टाइप्स की हैं। ये बताने वाला कौन है? रदरफोर्ड है। हेनरी बेकलर फिनोमेना को ऑब्जर्व करने वाला है एक्सीडेंटली तौर पे, उसको डिटेल स्टडी करने वाले उनके स्टूडेंट्स हैं, और उनमें एक वेल नोन नेम ये रदरफोर्ड भी आता है। जब इन्होंने रेस को स्टडी किया, फिर इन रेस को इन्होंने इनको अप्लाई किया था गोल्ड फॉइल पे, और फिर इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था और न्यूक्लियस की बात की थी इन्होंने। ओके, अब ये जो रेस है, ये 3 टाइप से कैसे मालूम किया ऐसे हुआ? जब इन रेस को पास किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में से, तो वो रे जो बेंड कर गई टूवर्ड नेगेटिव प्लेट, इसका मतलब है इट्स कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, और उसको नेम दे दिया गया अल्फा। ग्रीक लेटर यूज किए जा रहे हैं इन रेस के लिए, अल्फा रेस। वो रेस जो बेंड कर जाएंगी, अभी अल्फा रेस एक छोटा सा एनिमेशन है, ये एक सेंट्रल एटम और न्यूक्लियस से बनाया गया है, और उसमें से पार्टिकल इमिट हो रहा है, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स इज अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल। इन एटम की न्यूक्लियर फोर्स, जो बॉन्डिंग फोर्स है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को यूनाइट रखती है ना एटम, वो वीक होती है जब उसके अंदर न्यूट्रॉन्स जरूरत से ज्यादा आ जाएं, तो वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस बन जाता है, तो फिर वो ब्रस्ट होता है और उसमें से ये पार्टिकल्स बाहर आ रहे होते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल जो निकलता है, उसी कॉम्पोजिशन में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। सेकेंड, ray which deflect toward the positive pole, it carry a negative charge, और उसका नाम क्या है? बीटा रेस। अब इनको वन बाय वन आगे मैं इनकी प्रॉपर्टीज दिखवाऊंगा। अब दोबारा हम एनिमेशन देखते हैं बीटा पार्टिकल्स की। अब बीटा पार्टिकल जो है वो मैसिव पार्टिकल नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज वाला, लेकिन इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है, और बीटा पार्टिकल जो है ये न्यूक्लियस से निकलता है। ये बीटा पार्टिकल्स, जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज, चार्ज भी उतना है, मास भी उतना है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये आ कहां से रहा है? ये न्यूक्लियस से आ रहा होता है। न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फिर ये कहां से पैदा हो जाता है? न्यूक्लियस में अन जो इनस्टेबिलिटी की कॉज थी वो न्यूट्रॉन की तादाद थी, तो वो एक न्यूट्रॉन ब्रेकअप होता है, टूटता है, उसके टूटने से प्रोटॉन में वो कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। ओके, थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन जो एनर्जी वेव है, जो पार्टिकल नहीं है बल्कि एनर्जी की वेव है, द थर्ड टाइप इज गामा रेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में अनइफेक्टेड, मीन ये डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। जब अल्फा पार्टिकल निकलता है किसी एटम के न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से निकलने से न्यूक्लियस बिकम हाईली एनर्जेटिक। अब वो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए अपने से एनर्जी वेव निकालता है, वो गामा रेस है। जब न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बाहर जाता है तो न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ जाती है, तो उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, अपने से जो एनर्जी वेव निकलती है साथ में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, वो एनर्जी वेव जो निकलती है वो गामा रेस होती है। ये हाई एनर्जी वेव्स होती हैं। These are not the particles, ठीक है, ये वेव्स, जैसे लाइट मूव करती है वेव्स की फॉर्म में, तो ये एनर्जी की वेव प्रोड्यूस होती है। तो 3 पार्टिकल्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा।
गामा का चार्ज नहीं है, बीटा का चार्ज नेगेटिव है, अल्फा का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ये बात किसने ऑब्जर्व की थी, रदरफोर्ड ने। जब लेड के ब्लॉक के अंदर, लेड में ये रेस बहुत कम पेनिट्रेट होती हैं, पेनिट्रेट तो होती हैं लेकिन कम होती हैं, इसलिए हम इनको पुट करते हैं इन अ लेड ब्लॉक। अब ये एक ओपनिंग दी हुई है जहां से ये रेडिएशन बाहर आएंगे। आगे हमने एक स्लिट बनाया हुआ है, उसमें एक स्मॉल होल है, पिन होल, वहां से रेस को गुजारते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में से। तो ये स्प्लिट कर जाती है टू टाइप ऑफ रेडिएशन में, नेगेटिव बेंड टुवर्ड पॉजिटिव पोल बीटा रेस, पॉजिटिव बेंड टुवर्ड द नेगेटिव पोल आर अल्फा रेस, और अनडिफ्लेक्टेड आर कॉल्ड गामा रेस। बेटा येलो और रेड कलर का कोई ऐसा सच नहीं है, वो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अंदर पाए जाते हैं ना, तो उनको डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट कलर दिए हैं। अब यहाँ पे उन्होंने येलो और रेड यूज किया हुआ है, आप ब्लू और ग्रीन यूज कर लें, आप ब्लू और येलो यूज कर लें, मतलब वो कलर डिफरेंट के लिए है, ऐसा नहीं है कि इनके कलर्स ऐसे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के। ओके ओके, अब आते हैं रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व कैसे किया। ये देखिएगा, ये लेड ब्लॉक है, इसके सेंटर में अंदर हमने रेडिएटिव एलिमेंट रखा हुआ है, क्योंकि ये रेस बहुत हार्मफुल होती हैं, और इनको हम पास करते हैं स्लिट में से, ताकि रे की एक सिंगल बीम को हमें गुजारना है इलेक्ट्रिक फील्ड में से। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड में गुजारा, तो ये रेस जो सिंगल रे आ रही थी वो स्प्लिट कर गई थ्री डिफरेंट रेस के अंदर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेस आ रही थी कंबाइन होकर। जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं उनको बीटा कहते हैं, अनडिफ्लेक्टेड आर गामा रेज, एंड पॉजिटिव आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। इन तीन में सबसे हैवी पार्टिकल कौन सा है, अल्फा पार्टिकल है। अब ये पेनिट्रेट कितनी होती हैं, इनकी पेनिट्रेशन क्या है, उसको जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। अल्फा इज अ हैवी पार्टिकल, बिग साइज पार्टिकल, तो वो पेनिट्रेट कम करेगा। गामा रेज जो है वो मासलेस हैं, इसलिए वो ज्यादा पेनिट्रेट करेंगी। तो कौन कितना पेनिट्रेट होता है, अब इस एक्सपेरिमेंट में देखिएगा। अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही कम पेनिट्रेट करती हैं, एक पेपर सामने रख दी जाए तो वो उसके ऊपर स्ट्राइक होने से रुक जाती हैं। बीटा और गामा रेस ये उनमें से गुजर जाती हैं। अब बीटा जो है हमारी स्किन या बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं होती हैं, वहां स्ट्राइक करके रुक जाती हैं। गामा रेस हमारे अंदर से पेनिट्रेट कर जाती हैं। अगर गामा रेस स्ट्राइक कर जाए हमारी बॉडी में, तो सडन डेथ, एट द स्पॉट डेथ हो जाती है, इतनी हाई एनर्जी वेव्स हैं। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेस में है। ओके, अब आते हैं असल टॉपिक के ऊपर। इसके अंदर जो चीज आपको याद रखने वाली है, समझने के लिए आपने बहुत चीजें सुना, अब याद रखने वाली बातें क्या है, डेफिनेशन ऑफ द रेडिएटिविटी, डेफिनेशन, और रेडिएटिविटी का फिनोमेना डिफाइन करने वाले लोग कौन है, और रेडिएशन तीन किस्म की होती हैं, अब उनकी प्रॉपर्टीज। अब वन बाय वन एक को डिस्कस करेंगे। पहला मैंने यहाँ लिखा हुआ है रेडिएटिविटी में अल्फा पार्टिकल्स। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखो, डिफरेंशिएट करने के लिए कलर हमें डिफरेंट किया हुआ है, सबको कलर एक जैसा कर दें तो अब क्या पता चलेगा प्रोटॉन कौन है न्यूट्रॉन कौन है। तो इसमें न्यूट्रॉन एक्सेस होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स वीक पड़ती है और वह एटम ब्रेकअप होता है। अब इसमें से हम कह रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल निकला है, और अल्फा पार्टिकल की कंपोजिशन क्या है। अल्फा पार्टिकल इज कंपोज ऑन टू न्यूट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स, two neutrons and two protons. It's just like a helium nucleus, not a helium atom. Helium nucleus. अब बेटे प्रॉपर्टीज जो है साथ साथ आपने कॉपी करनी है। पहली हरी नाली का नेचर, अल्फा पार्टिकल्स की नेचर क्या है, मीन ये पार्टिकल्स हैं क्या, दर हकीकत है क्या चीज। तो इसको हमने पॉइंट को हमने कहा नेचर। तो अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लाई। अल्फा पार्टिकल्स कौन है, हीलियम न्यूक्लाई।
और रिप्रेजेंटेड एज, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा सिंबल से। एटॉमिक नंबर 2 है, मीन 2 प्रोटॉन्स, और सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने 4 है। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए चार्ज 2 पॉजिटिव होगा। या तो आप इनको यू रिप्रेजेंट करते हैं या यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली ये बात ये है कि ये कंपोजिशन लाइक हीलियम न्यूक्लियस है, तो इसलिए हीलियम न्यूक्लाई कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये मूव करते हैं किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, किस स्पीड से मूव करते हैं। इनकी वेलोसिटी जो है वो 1/10 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्लो मूविंग है। ये रेस स्पीड के लिहाज से थोड़ी स्लो मूव करती हैं। इनकी वेलोसिटी जो है 1/10 टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। थर्ड है इलेक्ट्रिक चार्ज। रदरफोर्ड ने जब रेस को पास किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये रेस जो है ये बेंड कर गई थी टुवर्ड नेगेटिव पोल। इट मींस दे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 3, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 4, पेनिट्रेशन। ये पेनिट्रेट कितनी करती हैं। ये बात तो हेनरी बेकलर ने ऑब्जर्व कर ली थी, आपको याद है ना, कि उसने दो चीजें ऑब्जर्व की थी। एक तो ये है कि फोटोग्राफिक प्लेट को फॉग करती हैं, और ये साथ में पेनिट्रेट होती हैं। ये हैवी हैवी पार्टिकल है, इसलिए इनका पेनिट्रेशन बहुत कम होता है, बहुत कम पेनिट्रेट। अभी मैंने बताया था कि अगर पेपर है तो उसमें भी बहुत कम उसमें पेनिट्रेट ही नहीं होती है। तो देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी वेरी लो। तो रेफरेंस के लिए एक वैल्यू दी हुई है कितना पेनिट्रेट करती है। अगर एयर की बात करें तो उसमें पेनिट्रेट ओनली 1 to 2 सेंटीमीटर, 1 to 2 सेंटीमीटर इन एयर। जब ये स्ट्राइक करती हैं किसी भी गैस के मॉलिक्यूल से तो उसको आयोनाइज कर देती हैं, क्योंकि हैवी पार्टिकल है। जब जाके टकराएगा किसी से तो उसको ब्रेकअप करेगा। आयोनाइजेशन, पेनिट्रेट कम होती है बट गुड आयोनाइजर है। दे आर गुड आयोनाइजर ऑफ गैसेस। जब किसी गैस के मॉलिक्यूल से टकराएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा, उसको आयोनाइज कर देगा मॉलिक्यूल को। पॉइंट नंबर 6 एंड द लास्ट, इमिशन। इनके निकलने से चेंज क्या आता है एटम में। जब ये अल्फा पार्टिकल किसी भी एटम से निकलता है तो उस एटम का एटॉमिक नंबर भी कम हो जाता है, मास नंबर भी कम हो जाता है, क्योंकि उस एटम में से देख लीजिए कि 2 प्रोटॉन निकल जाएंगे ना, तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट लेस हो जाएगा। और उन प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे तो मास कितना यूनिट कम हो जाएगा, 4 यूनिट। तो देयर इमिशन कॉज डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों में कमी आती है। एटॉमिक नंबर कितना कम होता है, 2 यूनिट्स, और मास नंबर कितना कम होगा, 4 यूनिट्स। इनके निकलने से एलिमेंट चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर चेंज, एलिमेंट चेंज हो जाएगा। ये इक्वेशन भी याद करनी है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, अल्फा पार्टिकल निकल गया तो 2 यूनिट्स कम हो गए, तो यूरेनियम इट्स कन्वर्टेड इनटू थोरियम। एटॉमिक नंबर 90 हो गया तो यूरेनियम नहीं रहा। अल्फा पार्टिकल निकलने से, इस पार्टिकल के निकलने से एटॉमिक नंबर जो चेंज हो रहा है वो 2 यूनिट हो रहा है, अब मास नंबर जो चेंज हो रहा है वो कितना, 4 यूनिट हो रहा है। 235 से कितना हो रहा है, 231 हो रहा है। अब बेटा ये पूरा कॉपी कर लिए तो मुझे डन का मैसेज करोगे तो मैं आगे बात करूंगा। कॉपी करना, साथ साथ कॉपी करना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, बाद में लिया करें इसका, लेकिन कॉपी जरूर किया करें साथ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में सवाल आता है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेस।
यस 238 बिल्कुल लिखा हुआ है, 238 की मिसाल भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी बुक में जो एग्जांपल दी गई है बेटा वो 238 की दी गई है, आप 238 भी ले सकते हैं, क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं ना एलिमेंट्स में, आप 238 बिल्कुल ले सकते हैं, वो भी सही है ये भी सही है, ये रॉन्ग नहीं है। आप बुक की एग्जांपल लेना चाहते हैं तो बुक की एग्जांपल देखिएगा, यूरेनियम 238 है, तो मास नंबर 238 में से 4 कम कर दे 234 थोरियम का आइसोटोप बन जाएगा। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं और डिफरेंस किस में होता है, मास में होता है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। मरियम ओके। यस लास्ट में बेटा इक्वेशन लिखना जरूरी है, इक्वेशन में जो आपने इक्वेशन, ये इक्वेशन भी अलग से आती है, ये भी बात याद रखो कि ये इक्वेशन भी अलग से लिखने के लिए आती है, कंप्लीट करने के लिए, कि आपको एटॉमिक नंबर का मिसिंग दिया हुआ है, आपने बताना एटॉमिक नंबर क्या होगा उसमें। बेटा असल में मसला ये है कि स्टाफ जो आता है वो 3 बजे आता है, तो फिर उस टाइम पे वो कहीं उसको अपलोड करते हैं, लेकिन वो काफी टाइम के लिए होता है, क्या आप रात को लेट टाइम में नहीं दे सकते उसको। अ, ये वीडियो की अपलोड की बात कर रहे हैं, इसके लिए बेटा जब 16 से कॉल कर पे बात कर लीजिएगा, ठीक है, उससे डिस्कस कर लीजिएगा, फिर भी अगर आपका इश्यू सॉल्व नहीं ना हो तो फिर आप मुझे कॉल कीजिएगा। बेटा मैं आपका सिलेबस जो है वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा ना, ये सारे सवाल जो है बेटा टॉपिक के एंड पे करते हैं ना, कोई अगर आपको और कुछ बातें पूछनी है मुझसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये आपने कॉपी कर लिया, अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ रेडिएशन बीटा पार्टिकल्स के, तो नेक्स्ट हम डालेंगे बीटा पार्टिकल्स एंड वेव्स। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एक्स्ट्रा एफर्ट्स कितनी हो रही है बेटा, 6 आवर्स। कल मैं कब बैठा था, मैं बताता हूँ आपको, कल मैं बैठा था मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 3 बजे, और 10:30 बजे मैं उठा था ये आपका ये लेक्चर तैयार करने में, क्योंकि आप डिस्टेंस में मौजूद है ना, सामने मौजूद है, सामने में आप जो है हमारा एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं ना, तो उससे फिर चीज क्लियर हो रही होती है। अब यहाँ पे होता है कि हम बहुत दूर बैठे हुए हैं, आप सिर्फ आवाज सुन रहे हैं और आवाज से बात को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए फिर हम उसमें एनिमेशंस और उसमें पिक्चर्स डाल के आपको बात समझा रहे होते हैं, और इन वीडियोस और पिक्चर्स से कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। जैसे कल याद होगा ना, कैथोड रेज डिफ्लेक्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आप क्लास में भी जुबानी सुनते हैं, प्रैक्टिकली आप नहीं देख सकते, आपने प्रैक्टिकली देखा उसको कि कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी, एक मैग्नेट बार करीब लेके आए और डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसलिए जब टीचर्स आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तो बेटा इसमें फायदा सिर्फ आपका है, कोशिश करो कि लाइव क्लास लिया करो, मोबाइल डेटा रखा करो, ठीक है, बैकअप रखना है आपको, क्योंकि ये अब जरूरत जिंदगी बन गया है कि हमें एजुकेशन को कंटिन्यू करना है इसी अंदाज से, तो ये टेम्पररी बेस पे नहीं है, अपने आप को भी धोखा मत दें, और जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं चीजें दोबारा रूटीन पे आ जाएंगे, नो, आपको अब इसके इस लिहाज से ही जिंदगी गुजारना है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ बन गया, एजुकेशन आपने ऐसे ही लेनी है तो इसको और बेहतर अंदाज से करना है। बीटा पार्टिकल्स बेटा वही 0.6 होंगे ना, हेडिंग्स वही होंगी। फर्स्ट नेचर, बीटा पार्टिकल क्या है, हम कहते हैं दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये कहां से आते हैं, न्यूक्लियस से आते हैं, ये एक पॉइंट ऑफ द डिफरेंस है ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इनके निकलने की वजह न्यूट्रॉन का ब्रेकअप होकर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाना। एटम में न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन है, सपोज करें न्यूट्रॉन है,
इसके टूटने से इलेक्ट्रॉन बाहर गया और ये क्या बन गया, ये प्रोटॉन बन गया। तो इसलिए बीटा पार्टिकल निकलने से एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन में इजाफा हो जाता है, एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। अल्फा पार्टिकल के निकलने से 2 प्रोटॉन कम हो गए थे ना, लेकिन बीटा पार्टिकल निकलने से एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, इसलिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। इसमें वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू द लाइट होती है, सेम नहीं होती है, ये नहीं कहेंगे हम the velocity is equal to the light, ये नहीं कहते हम। the velocity of beta particle, the velocity of beta particles is of the order of 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। अब एक रेशियो दी गई है 9/10 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अल्फा की क्या थी 1/10, इनकी क्या है 9/10 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तकरीबन लाइट की वेलोसिटी के करीब करीब है, बाज़ जगह लिख भी देते हैं इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन बिल्कुल सेम इक्वल नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, सिंपल। पेनिट्रेशन, ये मास इनका कम है, इसलिए मोर पेनिट्रेटिंग होगी, जितना हैवी होगा कम पेनिट्रेट करेगा, जितना लाइट और स्मॉल पार्टिकल होगा उतना ज्यादा वो पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, उसका पेनिट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं एक विंडो ड्रॉ करता हूं वुडन, और इसके अंदर ग्लास नहीं लगा हुआ, स्पेस जो है, ठीक है। अब मैं एक हैवी पार्टिकल स्ट्राइक करता हूं, वो इसको ब्रेकअप कर देगा। और अगर स्मॉल पार्टिकल करूंगा, ये स्मॉल पार्टिकल जो है, तो वो इजीली इनमें पेनिट्रेट हो जाएंगे। तो पेनिट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, जो लाइट पार्टिकल भी होगा, स्मॉल इन साइज भी होगा। बीटा पार्टिकल्स आर 100 टाइम्स मोर पेनिट्रेटिंग देन अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले में 100 टाइम्स ज्यादा पेनिट्रेट हो सकते हैं, इसलिए पेपर में पेनिट्रेट कर जाते हैं इजीली। आयनाइजेशन, जब ये पेनिट्रेट ज्यादा करते हैं लाइट होने की वजह से, इनका आयनाइजेशन जो है अल्फा पार्टिकल से कम होगा। दे आर पुअर आयोनाइजर ऑफ गैसेस। एक लाइट और स्मॉल पार्टिकल जब कोलाइड करेगा तो वो कम इफेक्ट करेगा, कम डिस्ट्रॉय करेगा। हैवी पार्टिकल स्लो मूव करेगा, लेकिन टकराने से वो डिस्ट्रॉय ज्यादा करेगा, तोड़ेगा ज्यादा। तो दे आर पुअर आयोनाइजर ऑफ गैसेस। इमिशन, इनके इमिट होने से क्या होता है, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जब ये किसी न्यूक्लियस से बाहर आते हैं तो उस न्यूक्लियस के प्रोटॉन में इजाफे की वजह से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन का एक आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर कार्बन का तो 6 होता है ना, आइसोटोप में मास नंबर डिफरेंट होता है। कार्बन का मास नंबर 12 होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कार्बन का मास नंबर 12 की बात नहीं कर रहा हूं। कार्बन का मास नंबर कितना है, 14 है। इसमें 8 जो है न्यूट्रॉन्स हैं। अब वो एक न्यूट्रॉन, इस 14 की बात कर रहा हूं, 14 में क्या है, 6 कौन है, प्रोटॉन, और 8 कौन है, न्यूट्रॉन्स है। इन एक न्यूट्रॉन में से एक अगर टूट जाए तो न्यूट्रॉन कितने रह जाएंगे, 7। और वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाए तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 7। और सम कितना आएगा, सम अभी भी 14 ही आएगा। तो होता ये है कि इस कार्बन के एटम जो आइसोटोप ऑफ द कार्बन है, जो रेडिएक्टिव है, उसमें न्यूट्रॉन के ज्यादा होने की वजह से एक न्यूट्रॉन जब टूटता है तो वो प्रोटॉन बनता है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 7। तो 7 प्रोटॉन वाले एलिमेंट को नाइट्रोजन कहते हैं। और मास नंबर क्या है, वही 14 है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो बीटा पार्टिकल निकलने से न्यूक्लियस में प्रोटॉन का इजाफा होता है। ये लिखा हमने, देयर इमिशन कॉज इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब बेटा मैं टाइम दे रहा हूँ, कॉपी कर लो इसको, और मेरे रिटर्न भी कॉपी कर लो, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपको याद रहे कि क्या बात की थी मैंने। जब कॉपी कर ले, डन का मैसेज करें, तो हम आगे बात करेंगे। टाइम तो बेटा हो गया, लेकिन टॉपिक हम एंड करते हैं, 5 से 10 मिनट और लगेंगे। गामा रेस कर लें तो इंशाल्लाह टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। ओके,
कॉपी कर लो इसको, जब कर लें तो मुझे डन का मैसेज कर देना। लास्ट पॉइंट बेटा आप खुद सोच समझने की कोशिश करें, सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन में लिखा हुआ है। कार्बन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है? 14। 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। उन 8 में से एक न्यूट्रॉन टूट गया तो न्यूट्रॉन 7 रह जाएंगे, और वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो 6 में एक प्रोटॉन मिला दें 7 हो जाएंगे। ये मेरा रिटर्न यहाँ लिखा हुआ है बेटा, इसको देखो और से, यही सारा आंसर लिखा हुआ है। मैंने इसको इरेज इसलिए नहीं किया, वो यही लिखा हुआ सब कुछ, कि बीटा पार्टिकल न्यूट्रॉन के टूटने से बनता है, तो न्यूट्रॉन टूट के कन्वर्ट किस में हो जाता है? प्रोटॉन में हो जाता है। इसलिए बीटा पार्टिकल निकलने के बाद न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। इसको दोबारा, ये जो रिटर्न में लिखा हुआ है इसको भी अलग से कॉपी कर लें आप, और उसके बाद इसको गौर से देखिए कि इसमें क्या वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप बहुत इजीली इसको समझ लेंगे। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन आर गामा रेस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइक लाइट, जैसे सनलाइट होती है, लाइट वेव, सनलाइट की वेव्स हैं। एक्स रेज जो हैं, इनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, हाई एनर्जी वेव्स हैं। तो पॉइंट नंबर 1, देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक एक्स रेज एंड लाइट। पहली बात ये है कि ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे लाइट की वेव्स हैं और एक्सरेज जैसे होती हैं। ये एनर्जी की वेव्स हैं, और ये प्रोड्यूस कब होती है? मैंने आपको बताया था बीच में कि जब किसी एटम के न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल जाता है तो वो न्यूक्लियस हाई इन एनर्जी हो जाता है। अब वो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए एनर्जी की जो वेव निकालता है, वो वेव निकलती है, उसको हम गामा रेस कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, वेलोसिटी। द वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक चार्ज, दे कैरी नो चार्ज। बहुत आसान सी बातें, इसलिए मैं इसको आगे मूव करते जा रहा हूँ, फिर आप कॉपी करते रहिएगा। पहले सुन ले सारा। दे कैरी नो चार्ज। पेनिट्रेशन, इनकी पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, हाई पेनिट्रेटिंग है। जो लेड है उसमें रेडिएशन पेनिट्रेट नहीं करती है, उसमें भी कितनी पेनिट्रेट करती है? 15 टू 20 सेंटीमीटर। 15 से 20 सेंटीमीटर लेड के ब्लॉक के अंदर ही पेनिट्रेट कर जाती हैं, क्योंकि मासलेस है। आयोनाइजेशन, मासलेस होने की वजह से आयोनाइज नहीं कर पाएंगी मॉलिक्यूल को। दे आर वीक आयोनाइजर ऑफ गैसेस। लास्ट इमिशन, इनके निकलने से क्या होता है? नो चेंज। एटॉमिक नंबर एन, मास नंबर ऑफ एन, क्योंकि ये एनर्जी की वेव्स हैं, इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके इनकी वजह से कोई चेंज नहीं आता है। अब ये 6 पॉइंट्स हैं, इनको कॉपी कर लो। अगर डिफरेंशिएट करने के लिए एग्जाम में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, तो इन्हीं पॉइंट्स पे आप डिफरेंशिएट करोगे जो मैं लिखवाया है। तो ये हमारा लास्ट था, ओके। अब जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है, किसी के वो क्वेश्चन करते जाएं, बाकी लोग जो कॉपी करें वो कॉपी कर लें। जब कॉपी कर लें, अस्सलाम वालेकुम कहिए और आप लोग जा सकते हैं क्लास से, ठीक है। मैं 5 मिनट का वेट कर रहा हूँ, किसी का कोई सवाल है सवाल कर लें। आपने सिलेबस की बात की थी, सिलेबस बेटा आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। कल ऑफ है, कल ऑफ है हमारा, ठीक है। हमारा, मेरे नहीं मतलब कल सेंटर में क्लासेस नहीं है, आपकी वैसे भी क्लास नहीं होती फ्राइडे को, तो कल सेंटर ऑफ है। और नेक्स्ट वीक में हो सकता है बेटा मंडे या ट्यूसडे को मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूँ, टाइमिंग मैं आपसे शेयर कर लूंगा, क्योंकि आपका कुछ लोगों की कॉलेज में क्लासेस हो रही थी ज़्यादा, वो भी अब ऑफ हो जाएगा विंटर वेकेशन की वजह से। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे मॉर्निंग में। मंडे ट्यूसडे के रेगुलर डेज हमारे वेडनेसडे थर्सडे तो हैं, उसके अलावा भी एक आध ये 2-3 दिन लगाऊंगा क्लास। नहीं बेटा, क्लास टेस्ट के लिए सेंटर में नहीं आना, गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि फिजिकली स्टूडेंट को नहीं बुलाना है, तो इसलिए बेटा कोचिंग में नहीं आना है।
वालेकुम सलाम। ओके, उस टेस्ट का क्या होगा, मैं आज इस पे थोड़ी वर्किंग करूंगा कि मैं उस टेस्ट को कैसे कंडक्ट करवाऊं। आपको पेपर व्हाट्सएप कर दें और आप उसको खुद टाइम फ्रेम में करें। मैं थोड़ा उसको जरा थोड़ा उसको रिसर्च करूं, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है? नहीं बेटा, कल का लेक्चर अपलोड हो गया होगा। अच्छा, कोई ऐसे टेक्निकल इश्यूज होते हैं ना, सर सोहेल अहमद होते हैं 3 से लेकर रात 9 बजे तक, आप उनको कॉल करें, ठीक है? फिजिकली उनसे मिलने आ सकते हैं, मिले उनसे बात करें, ठीक है? वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। नहीं आना बेटा, कोचिंग में नहीं आना, टेस्ट के लिए कोचिंग में नहीं आना, मैं आपको मैसेज करूंगा इंशाल्लाह। सैटरडे को टेस्ट कोचिंग में नहीं होगा। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, टेस्ट लिखा हुआ है बेटा, उस वक्त था। असल में ये हुआ ये कि अभी ट्यूसडे को एक गवर्नमेंट से मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये तय हुआ है कि आपने फिजिकली नहीं बुलाना है। ये मैंने जब आपको टेस्ट शेड्यूल शेयर किया था ना, उसके बाद की एक मीटिंग की बात कर रहा हूँ, कि उसके बाद एक मीटिंग हुई है गवर्नमेंट से, मतलब उनके लोगों से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने फिजिकली मना कर दिया है कि फिजिकली बच्चों को नहीं बुलाना है। आप आएंगे, आप परेशान होंगे, तो इसलिए उसका कोई और हल निकालते हैं कि आपको पेपर शेयर करें और आप उसको कैसे अटेम्प्ट करें। क्योंकि बेटा ईमानदारी से तैयारी तो आपको करनी है ना। आयनाइजेशन की बात ये हो रही है। हाँ बिल्कुल, एलएमएस के जरिए जो टेस्ट हो रहे हैं बेटा, एमसीक्यू टेस्ट तो सारे होते रहेंगे, अपनी जगह पे होते रहेंगे। सिर्फ ये जो फिजिकली बना के आपको थ्योरी का पेपर लेना था ना, सेक्शन बी और सेक्शन सी वाले क्वेश्चन जो होते हैं, शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, इनको जो है क्या नाम है, हमने सोचा था कि आपको यहाँ फिजिकली बुला के करवा लिया जाए उसको ना, तो वो हमने रोक दिया इसको, वो नहीं हो रहे। बाकी सारे टेस्ट अपनी जगह पे होंगे। उस टाइम टेबल में सिर्फ आप उन टेस्ट को समझ लेंगे, निकाल देंगे उसको। ओके, बेटा ये कंबाइंड क्लास है। इसमें कुछ लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर गैसेस पढ़ा हुआ है। गैसेस मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि अगर कुछ अर्से बाद फिजिकल क्लासेस हो जाती हैं, तो मैं आपको फिर क्लास में न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, क्योंकि उस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स ज्यादा है। हमने चैप्टर नंबर 3 को क्यों लिया, 4 को क्यों लिया, लिक्विड सॉलिड क्यों पढ़ा, क्योंकि ये थ्योरी के टॉपिक्स हैं, ठीक है? इसमें ज्यादातर चीजें आपको सुन के समझ कर याद करनी है, और उनमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है। न्यूमेरिकल करने हैं, मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया, फार्मूला समझाया, न्यूमेरिकल 2-3 सॉल्व करवाए, फिर एक आपको दिया, आपने किया उसको, तो वो फिर बैठ के सामने काम करना होता है, इसलिए उसको रोका हुआ है। आप उसकी टेंशन न लें, इंशाल्लाह गैस का टॉपिक करवाएंगे। और अगर हम फिजिकली कभी भी नहीं आ सके, तो मैंने सेक्शन ए को ऑनलाइन पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 2, तो आपको भी पढ़ा देंगे, वो मसला नहीं है उसका, ठीक है? तो वो मेरे एंड से जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह मैं इसको करवा दूंगा। ओके, वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके, मैं एक स्टूडेंट रह गया, आयनाइजेशन वाली बात कर रहे थे, जरा उसको जरा सुन लो। देखो, ये जो हमने कहा वीक आयोनाइजर, मतलब ये इतनी वीक है कि गैस को आयोनाइज नहीं कर पाती। गैस का एक मॉलिक्यूल है, अगर उस पे कोई पार्टिकल आगे टकराएगा, तो चांस है कि वो उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, कोई पार्टिकल ना। अगर आप सपोज करते हैं एक फैन है, और इस पे आप अपने हाथ से फोर्स लगाते हैं, तो ये रोटेट होना शुरू होता है। और अगर लाइट टॉर्च डालते रहें, ये कभी रोटेट नहीं करेगा। तो ये जो गामा रेज है, लाइक लाइट, तो ये जब टकराती किसी मॉलिक्यूल से, उस मॉलिक्यूल को आयोनाइज, उसको ब्रेकअप नहीं कर पाती हैं। और अल्फा क्या है, एक हैवी पार्टिकल है। अगर मैं इस फैन के ब्लेड्स को जो है, अगर मैं बॉल थ्रो करता हूं, वो टकराएगा, तो वो इसको मूव करवा देगा। तो ये डिफरेंस है अल्फा पार्टिकल में और गामा रेस में, कि ये जो है ये मासलेस हैं,
जब किसी मॉलिक्यूल से जाकर टकराते हैं तो उसकी एनर्जी तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर से पार्टिकल्स को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं दे आर वीक आयोनाइजर ऑफ गैसेस। जिसको मैं समझा रहा हूँ मौजूद भी हैं, चले गए? ओके, कोई और सवाल है किसी का?